अगले सीन में पहले से आई हुई एक लेडी चिल्ला रही थी कि मैंने सुना कि टेरेस मर चुका है, जिस पर ड्यूक के अंदर काम करने वाले लोग कहते हैं कि हिस्करिस ने कहा कि वो खुद से इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिस पर वो कहती है लेकिन कैसे, वो आदमी मर चुका है, हमारे नाइट्स को काफी ज्यादा चोट लगी थी। एक आदमी को जिंदा पकड़ना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, कैसे अब हम ग्रैंड ड्यूक के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? क्या तुमने अटैकर के परिवार के बारे में पता लगाया? जिस पर वो कहती हैं कि उनका कोई भी रिलेटिव नहीं है जिसको हम लोग पनिश कर सकें, और वैसे भी वो हमारे कंट्री से नहीं था। तो वो कहने लगती है कि हाँ, हमारे कंट्री में कोई भी इतना बुद्धू नहीं है। तभी वहाँ पर मॉर्टन का बड़ा बेटा आके कहता है कि प्लीज रुक जाइए, इसके बारे में ऐसे बात करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर वो उन्हें गुस्से से देखने लगता है। अगले सीन में उन लोग बात कर रहे थे कि क्यों वो अपने नाइट्स के चोटों का इंजाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर उन्हें हमारे नाइट्स की तरह लाइन में खड़ा होना चाहिए था। क्या पैलेस ऐसे लोगों से भरा पड़ा है? लेडी कहती है कि ऐसे इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं, हमें उस आर्टिकल के बारे में भी पता लगाना है, और उस इंसिडेंट के बारे में भी जो कि कुछ दिनों पहले हुआ था। मैंने सुना कि वो व्यक्ति जिसने डचेस के ऊपर अटैक किया था वो एक कॉमनर था जो कि उससे प्यार किया करता था। वो एक काफी खुली आत्मा थी। आमतौर पर जो नोबल्स हैं वो अपने लोगों से ही प्यार करते हैं। वो कहता है कि जो जहार्थ हैं वो हमेशा से ही ऐसे ही थे। वो पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता है? वो कहने लगता है कि शादी से पहले हिस्करिस ने मुझे उनके परिवार, तभी वो देखता है कि पास के बड़े बेटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहने लगता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम लोग काफी ज्यादा बिजी हो, तो तुम्हारे पास समय कैसे आया ऐसे बातचीत करने का? तो उन लोग माफी मांगते हैं। आगे वो पूछता है कि हमला करने वालों में जो मेन था उसके साथ क्या हुआ। वो बताता है कि उसे मिलाकर 3 व्यक्तियों को मार दिया गया था और बाकी सबको बॉर्डर पे भेज दिया गया है मजदूरी करने के लिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं हिस्करिस को ये बता दूंगा। फिर वो उठते हुए कहता है और तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तो सोच समझ के बात करो। जो ग्रैंड डचेस है वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में तुम्हें ऐसे गॉसिप करना चाहिए। वो सोचने लगता है कि हर ग्रेस ने मेरे लिए काफी सारी चीजें की हैं, अगर वो इस कारण डिवोर्स कर ले तो क्या होगा? और आज भी मैं फाइनली खुली हवा में जा पाया था उनके कारण। आगे हम लोग देखते हैं पैराशूट मॉर्टन के साथ मिलकर कुछ काम कर रही होती है। फिर वो कॉरिडोर में आ जाती है। तभी सेल्फी वहाँ पर भागते भागते आते हैं और भागते भागते ही उसे हेलो करके जाने लगता है। पैराशूट सोचती है कि सेल्फी अब स्कूल जा रहा है, उसे स्कूल जाने के लिए आधे घंटे से भी ज्यादा कैरेज में बैठना पड़ता है, लेकिन वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता। और हम उसके हाथ में पैराशूट के द्वारा गिफ्ट किए गए पेन और ग्रैंड के द्वारा गिफ्ट किए गए नोटबुक को देखते हैं। अगले सीन में रेबेका वापस आ गई थी। उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसने पैराशूट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। आने के बाद वो अपना दुखड़ा सुनाने लगती हैं। पैराशूट फिर उसके दोस्त के बारे में पूछने लगती हैं, जिस पर वो कहती है कि प्लीज आप उसके बारे में परेशान मत होइए, और फिर वो उसको गाली देने लगती हैं। पैराशूट सोचती है कि रेबेका का दोस्त है एडोस पॉटसन, जो कि विस्काउंट पॉटसन का दूसरा बेटा है। उसने कहा कि वो ग्रैंड डचेस के बारे में जानना चाहता था, जो कि शादी के बाद से कभी भी पार्टीज में नहीं आई हैं। कहने लगता है कि मैं परेशान था कि रूमर्स फैल जाएंगे हमारे बारे में अगर वो एक दूसरे आदमी को मिलते हुए देखी गई। तो हम देखते हैं कि वो मॉर्टन को एक डॉक्यूमेंट देता है, बताता है कि ये मैंने अपने पास रख लिया ताकि ये उन लोगों के पास चला ना जाए। मुझे लगा कि ये एक सीक्रेट होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये खुद से आपको देना चाहिए। मॉर्टन देखता है कि ये वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर वो पूछता है लेकिन हमारे नर्स यहाँ पर आए थे, क्या आपको उनके ऊपर भी भरोसा नहीं था? तो कहता है कि मैं नहीं कह सकता था कि हर ग्रेस का ग्रैंड में कैसा पोजीशन है, क्योंकि उनके शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो मुझे लगा कि मुझे सतर्क रहना चाहिए। लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही परेशान था, अब मैं चलता हूँ। और उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट को जला दिया गया। लेकिन कैसे वो उसके हाथों में पड़ा? मुझे जाना चाहिए उसे शुक्रिया। तब रेबेका चिल्लाने लगती है कि आपके शुक्रिया की उसे कोई भी जरूरत नहीं है। कहती है वैसे भी आप हमारे कारण डेंजर में चली गई थी, मुझे सच
सच में माफ कर दीजिए और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप मुझे अपने पास रख रही हैं। पैराशूटी कहती है कि नहीं रेबेका, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था, याद है? इस सुनने के बाद रेबेका उसे प्यार से देखने लगती है। पैराशूटी सोचती है कि कोई भी वजह हो मुझे देखने की इच्छा करने की, मैं परेशान थी कि ये दोनों इस चीज में इन्वॉल्व हो गए मेरे कारण, इसलिए मैं खुश हूँ कि ये काम हो गया। लेकिन कैसे? शिव के पास इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट आया, वो कभी भी इसे खरीद नहीं सकता। क्या रायना, अब जबकि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो पहले से लेटर्स आना भी बंद हो चुके हैं। वो कहती हैं कि तुम काफी ज्यादा लेट आए हो, जिस पर थियोडर कुछ नहीं कहता है। आगे वो पूछती हैं कि क्या तुम्हें पता चल गया कि असैसन कैसे मरा था? फिर हमें फेस्टिवल की रात का सीन दिखाया जाता है। पैराशूटी कहती है कि असैसन जिस तरह वो गिर गया था अपने हाथ में एक छोटे से कट के कारण, और जैसा उसका रिएक्शन था वो बिल्कुल मेरी ही तरह था जब मैं तुम्हारे खून से मरती हूँ। मैं शायद गलत होंगी, लेकिन शायद कहीं पर तुम्हारे परिवार के खून को बेचा जा रहा है। आगे थियोडर याद करता है कैसे डॉक्टर उसे कह रही थी कि उसे कुपोषण था और उसके जो उंगलियां थी वो भी जम चुकी थीं। ऐसा लगता है कि वो असैसिन स्क्वाड से था, लेकिन प्लीज अगली बार अच्छे से रिपोर्ट बनाइएगा। वो बीच में ही उठ गया था जब हम लोग उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इससे हम काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन वो बाद में तुरंत ही मर गया। नाइट कहता है कि वो सच में मरा हुआ लग रहा था जब मैंने उसे देखा था। वेल, ये मेरी गलती है। थियोडर पूछता है कि मरने का कारण, तो वो बताती है कि उसका जो हथियार था उसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ था और मुझे उसके दांत में भी पॉइजन मिला। दोनों ही काफी ज्यादा घातक है, लेकिन उनके इफेक्ट काफी स्लो हैं। ये काफी अजीब है कि कैसे वो इतने जल्दी मर गया। शायद जो पॉइजन है वो दूसरे व्यक्तियों पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आगे बातचीत के बाद उन लोग कहते हैं कि वो कैसे बेहोश हुआ, यह भी एक मिस्ट्री है। प्रेजेंट में थियोडर कहता है कि उसके मरने से हमारे खून का कोई भी लेना देना नहीं है, वो दूसरे पॉइजन के कारण मरा है। पैराशूटी कहती है भले ही उसके चाकू के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था, लेकिन ये काफी अजीब है कि वो एकदम जल्दी से गिर गया। उसने उस चाकू को तभी पकड़ा हुआ था जब उसने हमारे ऊपर अटैक किया, और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि खुद से उसने हमारे ऊपर हमला किया था, तभी थियोडर कहने लगता है कि लेपेलियंस में बस कुछ ही इनडायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं और हम लोग उन्हें भी हर महीने इंटरोगेट करते हैं, और कोई भी हमारे परिवार में ऐसा नहीं है जो कि ऐसे तरीके से प्रॉफिट कमाए। पैराशूटी पूछती है कैसे तुम इतना श्योर हो सकते हो? तो गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारे बारे में क्या, कैसे तुम इतनी श्योर हो सकती हो? हमारे परिवार का जो प्रॉफिट है वो हमारे खून से आता है, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो? पैराशूटी कहती है मेरा मतलब ये नहीं है, और सोचने लगती है कि अगर लेपेलियंस का जो पॉइजन है उसी के कारण मैं अपने पिछले जिंदगी में मरी थी, तो जो लेपेलियंस का खून है वो बेचा जा रहा है और अभी उनका खून मेरे ऊपर काम नहीं करता है। शायद इस कारण क्योंकि मैं पहले ही उनके खून से मर चुकी हूँ। हालांकि अगर मैं उसे बताती भी हूँ जो कि मेरे साथ हुआ, तो क्या वो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, और मैं भी उसके बारे में श्योर नहीं हो सकती। आगे वो कहती हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक खत्म हो चुका होगा, लेकिन अभी भी तुम घर लेट आ रहे हो। ये इस कारण है क्योंकि तुम्हें भी शक हो रहा है ना? अच्छा होगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन क्या हो अगर ये सच हो गया तो? तुम्हें इस मैटर से दूर नहीं भागना चाहिए। फिर थियोडर वहाँ से चले जाता है। फिर हमें इस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। पैराशूटी सोचती है कि आमतौर पे वो घर आ जाता था, भले ही लेट, लेकिन अभी वो घर भी वापस नहीं आ रहा है। शायद वो कहीं दूर गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर उसके परिवार का खून बेचा जा रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। हम लोग इतने ज्यादा करीब भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ लिए। फिर पैराशूटी जहाज रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। वहां पर उसके अंकल उसका स्वागत करते हैं। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर के मरने के बाद जो भी कंफ्यूजन हुआ था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तुमने काफी ज्यादा सहा है। पैराशूटी कहती है कि आपने भी अंकल, और वो बिजनेस जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था मैं उसे अभी ट्राई करना चाहती हूँ। अंकल कहते हैं तुम्हारा मतलब वेलफेयर बेनिफिट्स जो कि तुम्हारे फादर दिया करते थे? पैराशूटी कहती हैं कि हाँ, और मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स भी कर दिए हैं। इसमें जो लिखा हुआ है मैं उसे उसी तौर पे करना चाहती हूँ।
वो सोचती हैं कि जो वेलफेयर सिस्टम यानी कि मदद करने वाला सिस्टम है ग्रैंड ड्यूकडम में वो काफ़ी बढ़िया है, उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हुई। मैंने अपने प्लान को बाज के साथ काफ़ी बार चेक कर लिया है, तो इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी अंकल कहते हैं कि पैराशूटी, जैसा कि तुमने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे बदले काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही घर वापस जाना चाहता हूँ और मैं परेशान हूँ कि जो परेड में हुआ वो शायद दोबारा हो। और ऑफ कोर्स मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम ग्रैंड ड्यूचेस बन चुकी हो, लेकिन पैराशूटी कहती हैं कि प्लीज़ थोड़ा और देर रुक जाइए, आपको ये ज़्यादा देर तक करना नहीं पड़ेगा, मैं वादा करती हूँ। जिस पर वो मान जाते हैं। आगे वो बताते हैं कि आजकल तुम्हारे स्टेप मदर को लोन देने वाले लोग घर में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ये तुम्हारे लिए दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें उनसे मिल लेना चाहिए। अगले सीन में हमें पैराशूटी के पास का सीन दिखाया जाता है। वो रोते हुए कह रही थी कि मैं बस अपने दोस्त की मदद कर रही थी। स्टेप मदर चिल्लाती हैं कि लेकिन किसने तुम्हें इतना आगे जाने के लिए कहा, ये डेंजरस है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पैराशूटी चिल्लाती है कि आप भी मेरा ख्याल रखती हैं मम्मा, मैं भी दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बस आपके नक्शे कदम पर चल रही थी। तो वो कहती हैं कि लेकिन तुम मेरा परिवार हो, तुम्हें अब से सेल्फिश होना सीखना पड़ेगा। पैराशूटी प्रेजेंट में सोचती हैं कि मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। हम लोग देखते हैं कि वो अपने स्टेप मदर के साथ बैठी हुई थी। वो कहती हैं कि काफी समय हो गया है, मैं तुम्हारे बारे में परेशान थी, तुम कैसी हो? मैंने सुना कि शिव ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, परेशान मत हो, किसी भी नोबल को इसके बारे में पता नहीं है। इस लड़के के पास ना ही टैलेंट था और ना ही स्टेटस, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काफी महान समझता था। कम से कम मरने से पहले उसे अपनी जगह तो पता चल गई। और क्या तुम्हें पता है, रायना प्रिंसेस डॉडलिया के लिए काम कर रही है? पैराशूटी हाँ कहती है। वो आगे कहने लगती है कि मेरे ऊपर विश्वास करो, ये इस कारण नहीं है क्योंकि हम तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि हर हाइनेस और ग्रैंड के बीच का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, लेकिन हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं था। हमें पता चला कि शिव रायना के नाम पे काफी ज्यादा पैसे उधार ले रहा था और अभी हमें पैसे की तंगी चल रही है। रायना पूरी कोशिश कर रही है इन सारे चीजों से डील करने की, और वैसे भी हम लोग उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। पैराशूटी सोचती है कि मुझे अब इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे उसकी स्टेप मदर पूछती है कि आज वो क्यों आई है। मुझे पता है कि अब हम लोग उतने क्लोज नहीं हैं जितने कि हम हुआ करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों तुम हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रही हो। पैराशूटी कहती हैं कि मैं वो नहीं थी जिसने अपने पीठ को पहले मोड़ा था। उसकी स्टेप मदर कहने लगती हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, और फिर वो अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती हैं। पैराशूटी कहती है कि मदर प्लीज अब बस हो गया, मुझे पता है कि हम लोग कभी भी एक अच्छा परिवार नहीं हो सकते। स्टेप मदर कहती है क्या मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। पैराशूटी कहती है आपको अच्छे से पता है कि क्यों। हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। उसकी स्टेप मदर कहती है तो तुम सच में ऐसे ही होने वाली हो। मुझे समझ में आ गया, अब से सतर्क रहना बच्ची, क्योंकि जो वीक है वही लूजर्स की तरफ भागते हैं, और यही तुम्हारे फादर ने किया था। उन्होंने उन सारे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जो कि उनसे करीब थे और हमेशा दूसरों का ख्याल रखा। इस कारण उनका अकाउंट के तौर पे जो नाम था वो कमजोर होने लगा। पैराशूटी कहती हैं कि मैं इससे एग्री नहीं करती, दूसरों की मदद हमें करनी चाहिए। स्टेप मदर कहती हैं जैसा बाप वैसी बेटी। फिर पैराशूटी उसे काफी गुस्से से देखने लगती है। वो दरवाजे के पास रुकते हुए कहती हैं कि जैसा कि मैंने सोचा था, अब हम लोग एक साथ और नहीं रह सकते। पैराशूटी कैरेज में सोच रही होती हैं कि क्या ये सब कुछ बस पैसे के कारण था। उनके पास हर मौका था मुझे मारने का, अगर वो स्टार्टिंग से यही चाहती थी। लेकिन अगर उन्हें मेरे फादर की संपत्ति चाहिए थी तो क्यों उन्होंने मेरी शादी शिव से करवाने की कोशिश की, और क्यों उन्होंने सारी चीजें मुझे आखिर में बता दिया। ये ऐसा है जैसे कि उनका मोटिव मुझे तड़पाना हो। जरूर कोई और वजह होगा जो कि मुझे अभी तक नहीं पता है। क्या हुआ था उनके और मेरे फादर के बीच में।
अगले सीन में हम लोग रायना को देखते हैं। वो कहती हैं कि मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि आपने शिव को कुछ भी नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगा। मैं सारे कर्जे को चुका दूंगी, मैं वादा करती हूँ। तो वो कहती हैं कि बस अब ये सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।